क्रांति रिंकर्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेश। आज हम लोग पाषाण काल का अंतिम क्लास करेंगे और पाषाण काल को यहीं पे आज हम लोग समाप्त करेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। हड़प्पा काल पे आएंगे, हड़प्पा सभ्यता पे आएंगे। आज का जो क्लास है पाषाण काल में मुख्य तौर पे हमने देखा था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण के जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे उस टाइम के जो जीवन यापन कैसा था, उस टाइम के उपकरण कैसा था, और जो ये तीनों काल है उस काल के भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस जगह पे ये स्थल देखने को मिलता है, और साथ ही साथ किस जगह से क्या साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने इस चीज को देख लिया था। आज थोड़ा सा हम लोग एक अलग से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, पाषाण कालीन संस्कृति को देखते हैं। पाषाण कालीन संस्कृति को देखते हैं, पाषाण कालीन संस्कृति को देखते हैं। अब यहां पे हमें यह समझना होगा सबसे पहला चीज कि संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, हम ये समझते हैं कि संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है। कल्चर क्या है, पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो इसका मतलब यह याद रख लो, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की तरीका, जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। एक मानव को जीवन जीने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। जीवन जीने की तरीका को ही क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। जीवन जीने की तरीका को ही क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। आप अभी से शुरुआत करो, आपके जीवन में किस किस चीज की आवश्यकता है। कुछ चीज ऐसा होगा जो मूर्त होगा, कुछ चीज ऐसा होगा जो अमूर्त होगा। हर वो चीज क्या है, संस्कृति है। लेकिन मुख्य तौर पे यदि कहा जाए इतिहास जैसे विषयों में, हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति के अंतर्गत 3-4 चीज को कवर करते हैं। क्या करते हैं, 3-4 चीज को कवर करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? जैसे हिस्ट्री में हम लोग संस्कृति में कला को पढ़ते हैं, उसके बाद भाषा साहित्य को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भाषा साहित्य को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताओ, भाषा साहित्य को पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोग धर्म दर्शन को देखते हैं, धर्म दर्शन को देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं बताओ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं, प्रौद्योगिकी को देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग देखते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? बहुत सारा चीज है, सामाजिक जीवन भी इसमें आएगा, ठीक है, धार्मिक जीवन भी आएगा, आर्थिक जीवन भी आ सकता है इसमें। लेकिन हम मुख्य तौर पर इतने चीज को देखते हैं, कला को देखते हैं, भाषा साहित्य को देखते हैं, धर्म दर्शन को देखते हैं, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं। अब जैसे मान के चलो कि हम ये कला को पढ़ना है, तो कला में क्या चीज देखते हैं, आर्ट में पढ़ना है तो आर्ट में क्या चीज को देखेंगे हम लोग। तो इस पे बात कर लिया जाए, बताओ, बिल्कुल कर लिया जाए, बताओ, ठीक है। देखो, आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का सृजन करना। क्या करना, सृजन करना। क्या सृजन करना, क्रिएटिविटी। क्या क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। देखो, किसी भी चीज का निर्माण, सृजन किस लिए किया जाता है, 2 चीज के लिए किया जा सकता है। पहला हो सकता है सौंदर्य का बोध कराने के लिए, सौंदर्य का बोध कराने के लिए, सौंदर्य का बोध कराने के लिए। दूसरा ये हो सकता है उपयोगिता के लिए, उपयोग के लिए, उपयोगिता के लिए। जैसे मान के चलो हम एक हम एक अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक अच्छा कपड़ा पहना, तो वो कपड़ा का निर्माण क्यों किया गया होगा, तो ये हो सकता है जब कोई मानव उस कपड़ा को पहनेंगे तो किसी को ये वो कपड़ा अच्छा लगे या खुद को अच्छा लगे, इसलिए किया होगा। दूसरा काम क्या हो रहा है, उनका उपयोग भी हो रहा है। क्या उपयोग हो रहा है, मानव का तन ढका जा रहा है। तो कहने का मतलब, आप अपने जीवन में अभी से किसी भी चीज को देखो तो ये दोनों चीज उपलब्ध है। चाहे तो सौंदर्य का बोध करवाता हो, चाहे उसमें उसका कुछ ना कुछ उपयोग है, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये जैसे मान के हम यहां पे लिख रहे हैं, तो 2 चीज हो रहा है।
एक तरह से मान मेरा हैंड राइटिंग अच्छा बन रहा है, तो मेरा हैंड राइटिंग यदि अच्छा बन रहा है तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, सौंदर्य का बोध करवाता है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, यदि हम अच्छे से बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख के पढ़ा रहे हैं, तो इनका एक उपयोग भी हो रहा है जिससे आपको फायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब, कला का मतलब होता है क्रिएट करना किसी भी चीज को, निर्माण करना किसी भी चीज को। ये दो अर्थों में होता है, सौंदर्य का बोध करवाना या इसके उपयोग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बताओ। अब इस कला के अंतर्गत हम बहुत सारे चीज को पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो स्थापत्य को पढ़ते हैं, क्या स्थापत्य को पढ़ते हैं, स्थापत्य को पढ़ते हैं, ठीक है, स्थापत्य को पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ आया? बिल्कुल आया। स्थापत्य का मतलब क्या हो गया, बता कोई? स्थापत्य का मतलब जैसे हो गया इमारत का निर्माण करना है, स्थापत्य हो गया, इमारत हो गया। जैसे मान के चलो भवन का निर्माण है, यह भी स्थापत्य हो गया। जैसे मान के चलो मंदिर का निर्माण करना है, मस्जिद का निर्माण करना है, मस्जिद का करना है। जैसे मान के चलो बहुत सारे दुर्ग का निर्माण करना है, दुर्ग का निर्माण करना है, किला का निर्माण करना, ये सारे क्या है? आर्किटेक्चर है, स्थापत्य है। क्या है? स्थापत्य है। क्या है? स्थापत्य है। क्या मेरी बात समझ में आएगा ना? ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ते बताओ? दूसरा हम लोग क्या पढ़ते बताओ? चित्रकला को पढ़ते हैं, चित्रकला को पढ़ते हैं, चित्रकला को पढ़ते हैं। हो सकता है चित्रकला। तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूर्तिकला, मूर्तिकला, मूर्ति का निर्माण। चौथा चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? शिल्प। अब शिल्प क्या होता है देखो, जैसे मान के चलो हाथ से निर्मित वस्तु, जैसे अभी मृदभांड को हमने देखा था, बताओ अभी मृदभांड को हमने देखा था, हाथ से निर्मित वस्तु। और बताओ नृत्य को भी हम लोग पढ़ते हैं, नृत्य को भी पढ़ते हैं और संगीत को भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संगीत को भी पढ़ते हैं, संगीत और नृत्य। अब इसमें कुछ चीज देखो, तो इसके अंतर्गत हम ये सारा चीज को पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया, हाँ या ना? कला में हम इतने चीज को पढ़ते हैं, स्थापत्य को, चित्रकला को, मूर्तिकला को, शिल्प को पढ़ते हैं, नृत्य को पढ़ते हैं, संगीत को पढ़ते हैं। अब देखो मूर्तिकला, मूर्तिकला क्यों? किसी दूसरे को देखने में सौंदर्य का बोध करवाता है। स्थापत्य में इमारत है, रहने का जगह हो सकता है, मस्जिद रहने का जगह हो सकता है। शिल्प है, हाथ से निर्मित वस्तु है, उनका लोग उपयोग करते होंगे। नृत्य है, किसी को सौंदर्य का बोध करवाता है। संगीत है, सौंदर्य का बोध करवाता होगा, किसी के मन में क्या एक अलग तरह की खुशी का अनुभव करवाता होगा। तो ये सारी चीज के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? कला में हम लोग पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया ना? ठीक है। तो देखो सबसे एक दो चीज हम बताए हैं। पहला चीज क्या है? संस्कृति क्या है? मानव के जीवन जीने की हर वो तरीकों को संस्कृति कहते हैं। उसके जीवन में जितने भी तरीके हैं जीवन जीने के, वो सारे चीज क्या हो गए? संस्कृति हो गए। क्या हो गए? संस्कृति हो गए। मुख्य तौर पे हिस्ट्री में, संस्कृति में कला को पढ़ते हैं, भाषा साहित्य को पढ़ते हैं, धर्म दर्शन को पढ़ते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी को हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे कला क्या है? कला का मतलब ही होता है किसी भी चीज का सृजन करना, क्रिएट करना। ये सौंदर्य का बोध करवाता है, ये उपयोगिता। किसी भी चीज का सृजन हम दो तरीके से कर सकते, सृजन दो चीज के लिए कर सकते हैं, या तो वो सौंदर्य का बोध करवाता है या वो किसी न किसी उपयोग के लिए हम करते हैं। और कला में भी हम लोग स्थापत्य को पढ़ते हैं, चित्रकला को पढ़ते हैं, मूर्तिकला को पढ़ते हैं, शिल्प को पढ़ते हैं, संगीत को पढ़ते हैं, फिर हम लोग नृत्य को पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूं, थोड़ा आप इसको ध्यान से सुनेंगे। अब अभी ये हम आपको बताए पाषाण, अभी इसको हम शुरू नहीं किए, संस्कृति बताया है। अब एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे आप सब। अब जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे इसके बाद जैसे हड़प्पा काल स्टार्ट हो गया, तो हड़प्पा काल में ये तीनों में से जैसे स्थापत्य उसका इंपॉर्टेंट है, क्या चित्रकला वहां की इंपॉर्टेंट है, चाहे मूर्तिकला इंपॉर्टेंट है, चाहे शिल्प इंपॉर्टेंट है, चाहे नृत्य इंपॉर्टेंट है, चाहे संगीत इंपॉर्टेंट है, कुछ हो सकता है। गुप्त काल पढ़ाएंगे तो गुप्त काल में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैदिक काल पढ़ाएंगे तो हो सकता है वैदिक काल में धर्म दर्शन इंपॉर्टेंट हो, साहित्य इंपॉर्टेंट हो। कहने का मतलब एक आपके पास एक ड्राफ्ट रख दिया गया है, एक खाका बना के रख दिया गया है। अब आप जब पढ़ेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में से कोई भी काल में एक संस्कृति या दो संस्कृति या सारा संस्कृति
में महत्व रखता हो, किसी का स्थापत्य भी महत्व रखता हो, चित्रकला भी महत्व रखता हो, मूर्तिकला भी महत्व रखता हो, शिल्प भी महत्व रखता हो, नृत्य भी महत्व रखता हो, संगीत भी महत्व रखता हो। तो ये सारा चीज है। तो मुख्य तौर पे जो पाषाणकालीन संस्कृति है वो चित्रकला पे केंद्रित है। किस पे? चित्रकला। क्योंकि हम लोग यहां पे देखे थे बहुत सारे चित्र देखने को मिलता है, ना तो यहां पे कोई भाषा का ज्ञान है, अभी तक तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, भाषा का ज्ञान नहीं है। धर्म दर्शन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो बस हम लोग अनुमान लगाते हैं, ऐसा कोई दर्शन किसी के द्वारा दिया नहीं गया है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हम भी अनुमान लगा रहे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है इसमें। उसके बाद कला में हम लोग स्थापत्य, थोड़ा थोड़ा हम लोग स्थापत्य को देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। कबीला समाज का अभी निर्माण ही हो रहा है, कबीला का निर्माण किया होगा कि नहीं कोई क्या क्यों मतलब कोई पता नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है स्थापत्य भी, कोई खास स्थापत्य नहीं है, ठीक है। हाँ, चित्रकला यहाँ पे थोड़ा सा खास है, जो इसका कहीं कहीं पे साक्ष्य मिलता है। मूर्तिकला भी कोई इस टाइप का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। शिल्प का थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, मृदभांड का निर्माण थोड़ा सा देखने को मिलता है। नृत्य है, संगीत भी है, जो हम आपको डिस्कस करवा दिए हैं। नृत्य का भी चित्रकला में, चित्रकला को देख के यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे नृत्य भी था और संगीत, मतलब क्या बोलते उसको, महिलाओं को यहाँ पे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब क्या? चित्रकला में दिखाया गया है, इसका मतलब क्या? वहां पे संगीत भी है। तो चित्रकला से ही अनुमान लगाते हैं ऐसा हम, नृत्य और संगीत का। तो यहाँ पे इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते बताओ, हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट पेज ले लिया जाए, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाषाणकालीन चित्रकला को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल में, पाषाणकालीन संस्कृति में क्या पढ़ते हैं? पाषाणकालीन चित्रकला को। पाषाणकालीन क्या बताओ? पाषाणकालीन क्या, जल्दी बताओ? चित्रकला, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चित्रकला का हम जानकारी लेंगे, चित्रकला को थोड़ा सा हम लोग यहां पे देखेंगे। चित्रकला होता क्या है? देखो, किसी भी चित्र का निर्माण, सुनो ध्यान से, हमें चित्रकला में क्या क्या पढ़ना होता है। किसी भी चित्र का निर्माण, क्या? किसी भी चित्र का निर्माण या तो दीवार पे किया जाता है, ठीक है, या तो कागज पे किया जाता होगा, या तो कपड़े पे किया जाता होगा, या तो बर्तन पे किया जाता होगा। यही नहीं किया जाता होगा, बताओ? दीवार पे, कागज पे, कपड़े पे, बर्तन पे। जब किसी भी चित्र का निर्माण दीवार पे किया जाता है, ठीक है, तो दीवार पे मतलब क्या? गुफा भी हो सकता है, गुफा के दीवार, या नहीं तो क्या? बताओ जल्दी। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इसके दीवार पे किया जाता होगा। दो तरह के दीवार होते हैं ना, जैसे गुफा वाला दीवार हो गया, मंदिर, मस्जिद, दो तरह के दीवार होंगे। तो ये सारे चीज का इस पे जो निर्मित किया जाता है, इस चित्र को बोलते हैं हम लोग भित्ति चित्र। क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। क्लियर हो गया शब्द? भित्ति चित्र। जब दीवार पे, किसी भी दीवार पे जब चित्रकला का निर्माण किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। दीवार में दो तरह का आ गया, गुफा और मंदिर, मस्जिद, ठीक है। यदि कागज, कपड़े और बर्तन पे किसी भी तरह के चित्र का निर्माण किया जाता है तो उनको हम लोग बोलते हैं लघु चित्र, मिनिएचर बोलते हैं, लघु चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु चित्र बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? तो पाषाण काल में जो है चित्रों का निर्माण कहां पे किया गया है? दीवार पे किया गया है, इसलिए पाषाणकालीन चित्रकला को भित्ति चित्रकला भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक लाइन लिख दिया जाए, बताओ, भित्ति चित्रकला। क्या बोलेंगे? भित्ति चित्रकला। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? बिल्कुल आना चाहिए, इतना प्यार से बता रहा हूं तो बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो पाषाणकालीन चित्रकला में कैसा कला है? भित्ति चित्र है। उसके बाद देखो, जब भी किसी भी चित्रकला को तुम पढ़ो, एक चीज और यहां पे थोड़ा सा याद रख लो। पहला, कहां पे निर्माण किया गया, इसने क्या याद रखना है? कहां पे निर्माण किया गया है? दीवार पे निर्माण किया गया है कि कागज पे निर्माण किया गया है कि कपड़े पे निर्माण किया गया, बर्तन पे निर्माण किया गया? यदि दीवार पे निर्माण किया गया तो वो भित्ति चित्र होगा। लघु कपड़े बर्तन पे क्या कागज कपड़े बर्तन पे निर्माण किया होगा तो वो लघु चित्र होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, किस कालखंड में इसका निर्माण किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इस मंदिर का निर्माण किस कालखंड में किया गया, इस मस्जिद का निर्माण किस कालखंड में किया गया है,
तो बहुत सारा चीज है। तो किस कालखंड में चित्रकला का निर्माण किया, क्योंकि मंदिर मस्जिद पे भी चित्रकला बना दिया जाता है ना, तो इस चित्रकला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। तो कालखंड के साथ साथ कि उस किसके कालखंड में हुआ है, साथ ही साथ संरक्षण देने वाले राजा कौन है, उसके संरक्षण देने वाले राजा कौन है, दो चीज हो गया। उसके बाद हमें यह भी पढ़ना होता है कि किस रंग से बना हुआ है, कौन से ब्रश का उपयोग किया गया, रंग चित्रकला में रंग का उपयोग करेंगे ना, उसके बाद ब्रश का भी उपयोग करेंगे, किस ब्रश का उपयोग किया है। उस चित्रकला का कुछ ना कुछ विषय होगा ना कि ये इस चीज को दर्शा रहा है, ये इस मानव के उस समय के ये चीज को दर्शा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके अपना विषय वस्तु होगा, तो इसके कुछ ना कुछ विषय वस्तु होगा। क्या होगा, विषय वस्तु होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें चित्रकला का अध्ययन करने से क्या फायदा, इसके महत्व भी कुछ होंगे, तो ये सारा चीज है। चित्रकला में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पहला चीज चित्रकला का निर्माण कहां पे किया गया है, थोड़ा याद रख लेंगे। जब किसी भी काल का चित्रकला, चाहे वो मध्यकाल में क्यों ना हो, जब मध्यकाल को हम लोग पढ़ेंगे तो हुमायूं के काल को पढ़ेंगे, ठीक है, तो जहांगीर के काल को पढ़ेंगे तो वहां पे भी चित्रकला पढ़ेंगे, बहुत जगह हम लोग चित्रकला को पढ़ेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, कहां पे निर्माण किया गया है, दीवार पे या कागज कपड़े बर्तन पे, किसके कालखंड में, संरक्षण देने वाले कौन है, किस रंग का प्रयोग किया गया है, ब्रश कैसा था, उस चित्रकला का विषय वस्तु कैसा है, आगे ये क्या महत्व रखता है, वर्तमान समय में क्या महत्व रखता है, ठीक है। तो चलो, तो निर्माण हम इसमें देखो कहां निर्माण हो गया है, ये देख लीजिए। निर्माण तो हम लोग देख चुके हैं, कहां पर निर्माण किया गया है, पाषाण काल में। दूसरा, कालखंड तो सबको पता है ना, कालखंड, कालखंड बता दो। देखो ये जो है मुख्य तौर पे देखा जाए तो मध्य पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण, देखो पूरा पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी और नव पाषाण काल में भी पाषाण कालीन चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, नव पाषाण काल में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन पूरा पाषाण काल में भी देखने को मिलता है चित्रकला का साक्ष्य, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में भी, उच्च पूरा पाषाण काल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आया तो पागले हो तुम। चलो ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। ये दो चीज हो गया, यदि दो चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ, नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा कुछ चीज को हम लोग देखते, देखो पाषाण काल में ये जो साक्ष्य है कहां कहां से देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसको पढ़ ले। ये जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण है, ये कहां कहां से चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको। आप सबको पता होगा, भीमबेटका तो सबको पता है, ये तो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। भीमबेटका में सबसे ज्यादा पाषाण कालीन चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिलता है। पाषाण कालीन चित्रकला का सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां देखने को मिलता है, कहा जाता है कि यहां पे लगभग में एटलीस्ट मेरे ख्याल से 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे गुफाएं हैं, हर एक गुफाएं में मतलब क्या क्या बोलते इसको, लगभग में 400-600 के बीच में यहाँ पे चित्र देखने को मिलता है। बाद में क्या आप डाटा देख लेंगे, मुझे उतना याद नहीं है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में चित्रकला का साक्ष्य देखने को कहां मिलता है, भीमबेटका में देखने को मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पाषाण कालीन चित्रकला का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, भीमबेटका है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसी तरह से एक जगह पड़ता है मिर्जापुर, क्या पड़ता है, मिर्जापुर, मिर्जापुर, यह भी इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पटने है, महाराष्ट्र में पटने है। इस तरह से लद्दाख भी है, यहां भी चित्रकला देखने को मिलता है, पाषाण कालीन चित्रकला देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम भारत भी हो सकता है, बहुत जगह ऐसा है। तो मुख्य रूप से भीमबेटका, मिर्जापुर, पटने को याद रखेंगे, लद्दाख को याद रखेंगे। तो मिर्जापुर भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्जापुर, किस लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, एक मिनट, अरे क्या हो गया, हाँ, मध्य पाषाण अनुसंधान की शुरुआत यहीं से हुई थी। जैसे हम लोग सुने थे कि पाषाण कालीन अनुसंधान की शुरुआत रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया गया था, कहां किया गया था आप कमेंट में लिखेंगे। इस तरह से मध्य पाषाण अनुसंधान की शुरुआत मिर्जापुर से हुई थी, पहली चीज।
इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना है सर्वप्रथम, यह इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम पाषाण कालीन चित्रकला का साक्ष्य, चित्रकला का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? मिर्जापुर से देखने को मिलता है, जिसका खोज किसने किया था? सी कार्लाइल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खोज सी कार्लाइल के द्वारा किया गया था। याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी है। तो क्या याद रखना आपको? सबसे ज्यादा मात्रा में चित्रकला का साक्ष्य भीमबेटका से, यहां पे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण से भी देखने को मिलता है। देखो याद कैसे रखना है, चित्रकला का साक्ष्य पाषाण काल में तीनों कालखंड से देखने को मिलता है, उच्च पूरा पाषाण काल से भी, मध्य पाषाण काल से भी, नव पाषाण काल से भी। ठीक है, कौन कौन से जगह से मिलता है? भीमबेटका से, मिर्जापुर से, पटने से, लद्दाख से, दक्षिणी पश्चिमी भारत से भी कुछ कुछ जगह से देखने को मिलता है। भीमबेटका से क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा मात्रा में कहां में, लगभग में कितना, 642 के लमसम, यानी कि 4 से 6 से के बीच में लमसम यहां पे चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद मिर्जापुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य पाषाण अनुसंधान की शुरुआत मिर्जापुर में हुआ था, और सर्वप्रथम पाषाणकालीन चित्रकला का साक्ष्य भी यही देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है? सर्वप्रथम पाषाणकालीन चित्रकला का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? मिर्जापुर से देखने को मिलता है। इसका खोज किसने किया? सी कार्लाइल के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आया क्या? तो वो इसमें क्या क्या, कहां पर निर्माण हो गया, ये हो गया, कालखंड का पता चल गया, संरक्षण कोई है नहीं यहां पे देने वाला। ठीक है, अभी के सरकार दे रहे हैं, तो उस समय में तो कोई राजा उजा होते नहीं थे, कोई तो कबीला का निर्माण तो प्रारंभ ही हुआ था ना, तो राजा उजा होंगे नहीं कुछ टाइम में, तो संरक्षण तो देंगे कोई नहीं उस टाइम के। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा रंग का देख ले, ये सब इसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, तो थोड़ा सा इसको देखो। ज्यादातर जो क्या होता था, रंग उस टाइम में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। कैसा? प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता था। प्राकृतिक रंग, ये प्राकृतिक रंग कहां से प्राप्त किए जाते थे बताओ? चित्रकला बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। और ये प्राकृतिक रंग कहां से प्राप्त किए जाते थे? खनिज पदार्थ से प्लस पेड़ पौधे से, पेड़ पौधे के से निकलता था खनिज पदार्थ, उसी से किया जाता था। यानी पेड़ पौधे से प्राकृतिक रंग की प्राप्ति हो जाती थी। और ये जो प्राकृतिक रंग थे, इसका जो कलर हुआ करता था, जो पाषाणकालीन चित्रकला का रंग का कलर था, लाल था, सफेद भी था, हरा था और पीला था। याद रखेंगे, लाल, सफेद, हरा, पीला इंपॉर्टेंट नहीं है, हर काल में इसी तरह के रंगों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कॉमन बातें हो गई, किस तरह के रंग का प्रयोग? लाल, सफेद, हरा, पीला, ये कॉमन सी बात, हर जगह यही होगा, हर जगह यही चीज होगा। अब थोड़ा सा देखो, रंग हो गया। ब्रश बोलो तो उस समय कैसा ब्रश का प्रयोग किया जाता होगा? रंग हो गया। ठीक है, एक तरह से रुको एक मिनट। निर्माण हो गया, कालखंड हो गया, रंग हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बताना तो बताएंगे। ब्रश बोलो तो कैसे ब्रश का प्रयोग किया जाता होगा? किस चीज से ब्रश का निर्माण किया जाता होगा? जानवरों के बाल से। उस समय और क्या हो सकता है? जानवरों के बाल से, जानवर के बाल से, या नहीं तो क्या? और दूसरा चीज क्या हो सकता है? पेड़ के टहनी उन्हीं से किया जाता होगा, पेड़ पौधे के टहनियों से किया जाता होगा। तो ये सारा चीज है। तो ब्रश भी समझ में आ गया। तो उस समय और क्या हो सकता था? जानवर के बाल हो सकते थे, पेड़ पौधे हो सकते थे, पेड़ पौधे के टहनी से हो सकता था, और तो कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट है विषय वस्तु, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी तुम किसी भी चित्र को देखो, तो चित्र को देखने के बाद उसका अपना एक कुछ ना कुछ विषय वस्तु होता है, वो किसी चीज को प्रदर्शित कर रहा होता है। ठीक है, जब प्राचीन चित्रकला को हम लोग देखते हैं, तो वो किसी न किसी चीज को दर्शा रहा होता है। जैसे जो पाषाणकालीन चित्रकला है, उसमें जो है बहुत, देखो क्या क्या है इसमें,
इसमें दिखाया जाता है, जो पाषाणकालीन चित्रकला है, शिकार को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, शिकार को, एक मिनट, पेन को ले लिया जाए, हाँ, शिकार को, मानव को शिकार करते हुए बड़ी योजनाबद्ध तरीके से दिखाया गया है। शिकार को योजनाबद्ध तरीके से दिखाया गया है, योजनाबद्ध तरीके से दिखाया गया है। मानव को शिकार करते हुए बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि मानव उस समय में क्या थे, बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज बताओ, इसमें कहा जाता है कि और क्या चीज दिखाया गया है चित्रकला में, बहुत सारे उपकरण को दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब जो शिकार में उपयोग की जाने वाली उपकरण को भी दिखाया गया है। ठीक है, शिकार में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को भी दिखाया गया है। बहुत सारा चीज और है। इसमें कहा जाता है जंगली जानवरों के चित्र को भी दिखाया गया है, जंगली जानवर के चित्र को भी दिखाया गया है, जंगली जानवर के चित्र को भी दिखाया गया है, छोटे छोटे जानवर को भी दिखाया गया है, छोटे छोटे जानवर को भी दिखाया गया है। जैसे इसमें कहा जाता है कि जो पालतू पशु, मतलब छोटे छोटे जानवर में ये पालतू पशु की भी जानकारी मिलती है। छोटे छोटे पशु में पालतू पशु की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है पालतू पशु की जानकारी? तो कहा जाता है इसमें जो है मानव को यह देखा गया है कि मानव पशु को भोजन दे रहा है। मानव पशु को भोजन दे रहा, क्या हो सकता है बताओ? किस पशु को देता होगा? कुत्ता को देता होगा, और बहुत सारे पशु। दूसरा चीज ये दिखाया गया है, जैसे मान के चलो इसमें जो है मछली पकड़ने का दृश्य भी दिखाया गया है, मछली पकड़ने का दृश्य भी दिखाया गया है, मछली पकड़ने का दृश्य भी दिखाया गया है। इसमें मछली पकड़ने का दृश्य भी दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद चूहे पकड़ने का दृश्य दिखाया गया है, चूहे पकड़ने का दृश्य दिखाया गया है, चूहे पकड़ने का दृश्य भी दिखाया गया है। तो ये सारा चीज दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज को जैसे एक तरह से कहा जाए पारिवारिक जीवन को दिखाया गया है। जैसे मान चलो एक मतलब संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट था, तो पारिवारिक जीवन को भी दिखाया गया है। इसमें चित्रकला में पारिवारिक जीवन को दिखाया गया है। साथ ही साथ जो अंतिम संस्कार है उनको दिखाया गया है, जो हम बताए थे अंतिम संस्कार को भी दिखाया गया उस चित्रकला में। ठीक है, मानव को मनुष्य को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो नृत्य है तो कहीं ना कहीं वहां पे संगीत भी होगा। तो समझ में आया ना? तो जो पाषाणकालीन चित्रकला है तो उस कला में क्या क्या दिखाया गया है? शिकार, बड़ी योजना। मेन उद्देश्य क्या था? देखो, शिकार से क्या स्पष्ट हो रहा है? मानव शिकार करते होंगे, मानव बड़े बड़े जानवर का शिकार करते होंगे। शिकार के लिए कैसे उपकरण का प्रयोग किया जाता था यह भी दिखाया गया है। जंगली जानवरों को दिखाया गया है, छोटे छोटे जानवरों को दिखाया गया। जैसे पालतू पशु में जैसे मानव को पशु को भोजन देते हुए दिखाया गया, जैसे कुत्ता को भोजन देते हुए दिखाया गया है। मछली पकड़ने का भी दृश्य दिखाया गया है, चूहे पकड़ने का भी दृश्य दिखाया गया है। पारिवारिक जीवन कैसे लोग जीते हैं, सामूहिक जीवन कैसे जीते हैं, सामूहिक परिवार को दिखाया गया है, ज्वाइंट फैमिली को दिखाया गया है। अंतिम संस्कार में कुछ विधियों को दिखाया गया कि जैसे देखो मानव को किस तरह से दफनाया जा रहा है, तो ये भी सारा चीज उसमें दिखाया गया है। मानव को दफनानों को दिखाया गया है। साथ ही साथ उसके साथ कुछ जो वस्तुओं को उसके साथ दफना दिया जाता है उनको भी दिखाया गया है। उसके बाद कुछ चीज ऐसा है जो नृत्य को भी शो करता है। ठीक है, नृत्य को शो करता है, इसका मतलब वहां पे संगीत होगा। अब एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उस समय के मानव चित्रकला का निर्माण क्यों करते होंगे? चित्रकला का निर्माण क्यों करते होंगे? चित्रकला का निर्माण क्यों करते होंगे? क्यों बताओ? तो हो सकता है मान चलो किसी न किसी क्या उत्सव पे या अवसर पे किसी मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन के लिए मानव उस समय में चित्रकला बनाता हो। क्या यही तो है ना कि मनोरंजन करने के लिए, या नहीं तो अगले पीढ़ी को बताने के लिए कि अगले पीढ़ी को ये अपना जो एक तरह से विरासत है वो दूसरे को दिखाए, अपना जो कुछ ज्ञान है वो दूसरे को दिखाए कि हम अपने पीढ़ी में इस तरह से थे।
ठीक है, तो अगले पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए चीज, तो ये भी हो सकता है। मेन चीज क्या है, मनोरंजन के लिए। देखो इसमें तुम जितना भी चीज देखते हो कहीं ना कहीं एक मनोरंजन की स्थिति को ही दिखाता है, सारा चीज योजनाबद्ध तरीके से, जंगली जानवर, इसमें किसी भी चीज को दुखी नहीं दिखाया गया, एक चीज अंतिम संस्कार को छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, या मेरे ख्याल से नहीं, जो बहुत सारे बुक है उसका कहना है कि उस समय के जो मानव थे, जो पाषाणकालीन मानव थे, वो जो चित्रकला का निर्माण करते थे वो मुख्य तौर पे बड़े बड़े उत्सव के दौरान मनोरंजन कार्य के लिए ऐसा करते थे वो। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? ठीक है, मनोरंजन के लिए, ज्यादातर मनोरंजन के लिए बड़े बड़े उत्सव पे ऐसा वो करते होंगे। तो ये हो गया। अब होता है कि इसका महत्व क्या हमें मुझे ऐसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है इसका, इसको भी थोड़ा सा देख लो। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में, क्या पढ़ते बताओ, मानव के विकास क्रम की यात्रा। तो मानव की विकास क्रम की यात्रा को समझने के लिए, उस समय के जो मानव है उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस चित्रकला से हम समझ सकते हैं कि मानव का बौद्धिक विकास कैसा था, मानव का आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, मानव का जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था वो कैसा था, मानव का धार्मिक जीवन कैसा था। तो ये सारे चीज को समझने के लिए, कहने का मतलब जो पुराना इतिहास है उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चित्रकला का अध्ययन करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत सारा चीज ऐसा इसमें सिर्फ भाषण देने वाला है, ठीक है, कुछ चीज को याद नहीं करना है, बस आपके दिमाग में एक सही कॉन्सेप्ट उतर पाए, ठीक है। इसमें कुछ याद रखने वाला चीज ही नहीं है, बस याद रखना है कहां से मिला है। जैसे देखो, जैसे हम बताए थे इसमें देखो कुछ है, संस्कृति बताए थे, ये क्या है, वे ऑफ लाइफ है, ये तो कुछ नहीं, बस दिमाग में रखना है। क्यों रखना है दिमाग में, क्यों रखना है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, हड़प्पा काल पढ़ेंगे, बुद्ध काल पढ़ेंगे, जनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज में यदि ये हमारे दिमाग में एक तरह से ये सीक्वेंस सेट है, तो हमको फिर क्या होगा, वहां पे बहुत आसान वो सब्जेक्ट पढ़ने में, वो टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो एक क्रमबद्धता लाने के लिए आपको हम ये चीज बताए, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, निर्माण, उसमें भी एक चीज को हम उठाए। अभी तो चित्रकला पे सिर्फ हम बात किए ना तो साहित्य, इसमें देखो अभी हम सिर्फ चित्रकला पे बात किए, किस पे बात किए, चित्रकला पे बात किए, क्योंकि इस काल में चित्रकला इंपॉर्टेंट है, तो हमने चित्रकला पे बात कर, इसमें लिखा तो सब चीज दिए हैं, लेकिन हम सिर्फ चित्रकला पे बात किए। बुद्ध काल पे आएंगे तो स्थापत्य पे बात कर लेंगे, सॉरी, बुद्ध काल में किस पे बात कर लेंगे, साहित्य पे बात कर लेंगे, दर्शन पे बात कर लेंगे, धर्म पे बात कर लेंगे। मेरी बात समझ रहा ना? जैसे मान के स्थापत्य पे बात कर लेंगे, थोड़ा सा हड़प्पा काल में स्थापत्य भी बात कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है ये चीज, तो ये जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये चीज समझते जाएंगे। तो अभी हम चित्रकला था, जो पाषाण काल की संस्कृति है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, चित्रकला था, तो हम लोग चित्रकला पे बात कर लिए, लेकिन एक क्रमबद्धता देने के लिए हम पूरा संस्कृति को आपके समक्ष रखे, ठीक है। आप इनका नोट्स बढ़ा लेंगे बढ़िया से। मेरे ख्याल से आप संस्कृति समझ गए होंगे क्या चीज होता है। बाद में की संस्कृति में क्या क्या पढ़ना होता है तो वो भी बता दिया आपको कि संस्कृति में देखो क्या क्या पढ़ना होता है। चित्रकला का निर्माण चित्रकला में क्या क्या पढ़ना होता है, चित्रकला का निर्माण कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे निर्माण हुआ है, तो हमने देखा कि पाषाणकालीन चित्रकला है, उसका निर्माण दीवार पे किया गया है। जो चीज दीवार पे बनता है उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। कागज, कपड़े, बर्तन में बनता है, इसको लघु चित्र, जिसे मिनिएचर भी कहते हैं। कालखंड, तो कालखंड क्या था, तीनों कालखंड में, पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में भी, ज्यादा नवपाषाण काल में। उसमें कुछ हम फैक्ट को देखे थे कि सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है चित्रकला, भीमबेटका में, लगभग में 450 से 600 के बीच में मिलता है, मध्य प्रदेश में है। मिर्जापुर में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बार अनुसंधान की शुरुआत यहीं पे हुई थी, मध्य पाषाण में। और साथ ही साथ मिर्जापुर से और क्या देखने को मिलता है, चित्रकला का पहला साक्ष्य मिर्जापुर से ही मिलता है। पटना इंपॉर्टेंट है, लद्दाख इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तुम बता ही दिए। उसके बाद रंग, कैसा रंग, अभी के बाद चित्रकला में किसी भी काल का चित्रकला आए तो हमेशा याद रखना है कि 3 ही रंग है, लाल, सफेद, हरा, पीला, याद रखना। प्राकृतिक RBG याद रखना है, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। RBG या प्राकृतिक रंग क्या होता है, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। विषय वस्तु क्या होता है, जैसे विषय वस्तु का मतलब क्या होता है कि वो चित्रकला का निर्माण के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है। तो
क्या दर्शा रहा है? जैसे मान के चलो पाषाणकालीन चित्रकला, इसमें क्या दिख रहा है कि मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। मानव को शिकार करते हुए उसके उपकरण को भी दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद मानव को छोटे छोटे जंतुओं के साथ, जो छोटे छोटे जानवरों के साथ दिखाया गया है कि मानव जैसे मान के चलो छोटे जानवर को भोजन दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद बताओ चूहा को पकड़ते हुए दिखाया गया है, और बहुत सारा चीज है जैसे हम बताए थे अभी। उसके बाद बताओ पारिवारिक जीवन को भी दिखाया गया है, संयुक्त परिवार को दिखाया गया, अंतिम संस्कार को जो धर्म को दिखाता है, नृत्य संगीत करते हुए दिखाया गया है। क्यों करते होंगे ऐसा मानव? मनोरंजन के लिए करते होंगे किसी उत्सव पे, नहीं तो दूसरे पीढ़ी को ज्ञान, दूसरे पीढ़ी को ये ट्रांसफर करने के लिए करते होंगे अपने ज्ञान को। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब बौद्धिक क्षमता भी उसके अंदर खतरनाक आ गया था। क्यों महत्व है ये चित्रकला को पढ़ना? क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम किसी भी चीज को, क्योंकि इतिहास में हम लोग मानव जीवन के विकास क्रम को पढ़ते हैं, और किसी भी चीज के विकास क्रम को समझने के लिए उनका चित्रकला भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जाता है। तो हमने पूरा पाषाण काल को पूर्ण रूप से आज समाप्त कर चुके हैं। जो पाषाण काल चैप्टर था उनको हम पूर्ण रूप से फिनिश कर दिए हैं। अब बताओ आप सब कैसे हो? ठीक है, ठीक है। कहते हैं बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, अरे वो आज नहीं तो कल होगा। अरे लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसे बनना है तो सीरज जैसे जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे क्यों सोचे रहा सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, दमदमा के मेहनत कीजिए। सफलता आज नहीं तो कल मिलना पूरा एकदम पॉसिबल है। आज नहीं तो कल सफलता मिल के रहेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्लास को प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करते जाइए। ठीक है, रिवीजन के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। आप कितने बढ़िया टीचर से क्यों ना पढ़ ले, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रिप में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए खूब पढ़िए। बाद बाकी थोड़ा सा जो ये क्लास है उनको लाइक कीजिए। ठीक है, दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। बाद बाकी आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। ठीक है, बाद बाकी मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो क्लास था इनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम जो आप लोग के साथ वादा किए हैं कि चैप्टर कंप्लीट होते ही फिर उन पे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो बिल्कुल मैं करवाऊंगा। यदि मान चलो मैं इस क्लास के जैसे मान के छठा सातवां क्लास होगा, इस क्लास के बाद मैं नहीं करवा पाऊंगा या हड़प्पा काल शुरू कर भी दूं तो लेकिन कभी न कभी फिर इस चैप्टर पे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कल ही इस पे हम क्वेश्चंस करवा दें। क्वेश्चन यदि बना के मेरा तैयार हो जाता है तो कल ही करवा देंगे इस पे, तो घबराना नहीं है। आपको जो एक पैटर्न में बताया है कि चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो वो भी प्रक्रिया जारी रहेगा। ठीक है, बाद बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।